Hello all, good afternoon. Thank you very much for joining us today. जपाइग और इको की तरफ से मैं आपका इस सेशन में स्वागत करता हूँ। आज का सेशन हमारा मान्यता फॉर मदर्स फैसिलिटीज के लिए है। इस सेशन में हम प्रोविजन ऑफ RMNCH सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट फॉर RMNCH सर्विसेज, इनके बारे में बात करेंगे। आज का सेशन हमारे साथ लेने के लिए हमारे साथ है मिस आम्रपाली जो नांदेड़ महाराष्ट्र से है और मिस रिंजिंग जो नागपुर महाराष्ट्र से है। आज का सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस सेशन को आप मान्यता फॉर मदर्स की यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। सेशन के दौरान अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मराठी में भी पूछ सकते हैं, हमारे प्रेजेंटर्स को मराठी भी समझती है। प्लस आप हैंड रेज फीचर का यूज कर सकते हैं अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है। सेशन के दौरान अपने आप को म्यूट पे रखिए ताकि आपका आवाज किसको डिस्टर्ब ना हो। सेशन के एंड में हम आपके साथ एक फीडबैक लिंक शेयर करेंगे, उस पर आप अपना फीडबैक जरूर देना। तो अभी हम हमारा सेशन चालू करेंगे। ओवर टू आम्रपाली एंड रिंजिंग। सर आकाश सर, हाँ ठीक आहे, नाही स्क्रीन शेअर करायची होती। गुड आफ्टरनून सभी को। मेरा नाम आम्रपाली है और आज का सेशन शुरू करने से पहले हमने जो पिछले सेशन में हमने जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो सुवैद्य हॉस्पिटल, आप मुझे बताइए आपके हॉस्पिटल में कितनी कलर के बीन्स है? सुवैद्य हॉस्पिटल उदगीर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर बघ रे। हाँ बताइए आपके हॉस्पिटल में कितने कलर के बीन्स है? आता आपण बोलेल तर काय ऐकू जात नाही ना? आम्रपाली मराठीमध्ये विचार। सुवैद्य हॉस्पिटल, तुमच्या हॉस्पिटल मध्ये किती कलरचे बकेट आहेत? सुवैद्य हॉस्पिटल हात वर करून सांगणार? सांगा, हात वर करून सांगा। किती कलरच्या? 3 कलरच्या। कलर सांगा मला। अमरापली, आपका एको हो रहा है, आप किसी रूम में है क्या? वहाँ कोई और डिवाइस कनेक्टेड है? मैम मेरी तरफ से नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है उधर से हो रहा है कुछ। कोर्ट वाले हॉस्पिटल से? हाँ प्लीज कैरी ऑन। मुझे डबल आवाज आ रही मैम। आम्रपाली थांबू नको, कंटिन्यू। हाँ सर मैं कर रही हूँ। ओके, दूसरे हॉस्पिटल कोई और बताइए। डोरले हॉस्पिटल, आप बताइए आपके वहाँ पे कितनी कलर्स के बीन्स है? 4 कलर के डस्टबिन है। पहला ब्लैक, दूसरा येलो, तीसरा रेड और 4th ब्लू। ओके ठीक है सिस्टर। तो हमने पिछले सेशन में जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ाया था, उसमें हमने बताया था कि हमारे हॉस्पिटल में 5 कलर की बकेट होनी चाहिए। अच्छा आप मुझे बताइए नीडल आप कहाँ पे डालते हैं? नीडल कहाँ पे डालते हैं? हाँ जी बोलिए। व्हाइट कलर में ट्रांसफर बॉक्स। अच्छा, मतलब उसके लिए भी अलग से आपने बनाया है ना बॉक्स? हाँ हाँ ठीक है। तो हम पिछली बार जैसे हमने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में 5 बकेट होनी चाहिए, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपके मतलब आपको जो पढ़ाया जाता है तो एटलीस्ट मतलब इम्प्लीमेंट कीजिएगा उसको। तो हमें हॉस्पिटल में 5 बकेट चाहिए। आरती मुकरे मैडम के स्टाफ से पूछना चाहूंगी कि आप लोग कैथेटर कौन से कलर में डालते हैं? कोणत्या कलर मध्ये?
रेड कलर. हा बरोबर आहे. ठीक आहे. आणि पॅड कशामध्ये टाकते सिस्टर? वेरी गुड सिस्टर. तो जैसे कि उन्होंने बताया है कि जो प्लास्टिक का है वो हमें रेड में डालना, उन्होंने एकदम सही आंसर दिया है. थैंक यू सिस्टर. तो हमने पिछली बार पढ़ा था, और जिन लोगों के पास ऑलरेडी उन्होंने 5 बकेट है वो बहुत अच्छा है, और जिन लोगों के पास नहीं है प्लीज आप इंश्योर कीजिए कि आप वो 5 बकेट अपने हॉस्पिटल में होना चाहिए. दूसरा ANC के बारे में हमने पिछली बार पढ़ा था. तो ओके, मौलीपोल हॉस्पिटल, सचितानंद हॉस्पिटल से मौलीपोल मैडम से मेरा थोड़ा सवाल है. मैम आपके यहाँ पे OGTT टेस्ट करते हैं क्या? फाल्गुनी पटेल ग्रेस हॉस्पिटल करते हैं मैम. प्रोसीजर बता दीजिए कि कैसे करते हैं. शायद वो चले गए. ग्रेस हॉस्पिटल. अच्छा, दूसरे किसी हॉस्पिटल से पूछ लो. डोरले हॉस्पिटल, आपके यहाँ पे OGTT टेस्ट होता है क्या? होता है. हाँ, आप मुझे प्रोसीजर बता दीजिए कैसे करते हैं. पहले फास्टिंग में ब्लड टेस्ट होता है. फिर 1 ग्लास पानी में 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है. फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट होता है, और उसके 2 घंटे बाद होता है, फिर 2 घंटे बाद होता है. ऐसे 3 बार ब्लड टेस्ट होते हैं. ओके. अगर मदर ब्रेकफास्ट करके आए तो OGTT टेस्ट कर सकते हैं क्या? ब्रेकफास्ट करके आए तो OGTT नहीं होता है. ओके, तो इसमें आपको करना है, अगर मदर ब्रेकफास्ट करके आई है तो हम OGTT टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है सिस्टर. तो ये था, हाँ, ये हमारा रिव्यू था. पिछले सेशन में हमने जो पढ़ा, जो लोगों के यहाँ पे करते हैं OGTT टेस्ट करना शुरू कर दिया है या पहले से करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अभी आप लोग जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे प्लीज करना शुरू कर दीजिए. तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं प्रोविजन ऑफ RMCH सर्विसेज. तो डॉक्टर नितुल मैम, मेरा आपसे सवाल है. डॉक्टर नितुल मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए. डॉक्टर नितुल पारिक मैम. हाँ, अनम्यूट कीजिए. हाँ, ओके मैम, एक सवाल है मेरा. एक मदर लेबर पेन के साथ आपके हॉस्पिटल में आती है, तो एज अ आइडियल हॉस्पिटल आपके यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए उनको देने के लिए? कोई और बता सकते वॉलंटियर? अगर एक मदर लेबर पेन के साथ आती है हमारे हॉस्पिटल में तो क्या क्या सुविधा होनी चाहिए? कोठा वाले हॉस्पिटल, कोट वाले, आप बता दीजिए. बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. हेलो. हाँ जी. हेलो. हाँ बोलिए मैम. आपके मुख में मैम बोलिए. पेशेंट लेबर में आई तो उसके पास उसको गाउन देना चाहिए, मिनिमम शेविंग करना चाहिए. लेबर सर्टिफिकेट. हॅलो. हाँ बोलिए. प्रश्न वापस विचारा मॅडम यांना. हाँ, मी म्हटलं की आपल्या हॉस्पिटलमध्ये एक मदर लेबर पेन आली आहे, विथ लेबर पेन आली आहे, तर ऍज अ आयडियल हॉस्पिटल आपल्या हॉस्पिटलमध्ये काय काय सुविधा असायला पाहिजे तिला देण्यासाठी? लहान बाळाचे कपडे आणि गरम
गाऊन मॅडम, लहान बाळाचे कपडे, पिण्यासाठी पाण्याची व्यवस्था, लहान बाळासाठी लहान पाटी, चमच, ओके ठीक है। तो आज का जो मेन जो टॉपिक है, आज इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि एज अ मान्यता फैसिलिटी आपके हॉस्पिटल में क्या क्या सर्विसेज होनी चाहिए। हम ज्यादा मैक्सिमम लेवल की बात नहीं करेंगे, मिनिमम लेवल पे तो हमें क्या क्या हमारे हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो मटर्निटी सर्विसेज, न्यूबॉर्न केयर सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज और डायग्नोस्टिक सर्विसेज, ये चारों तरह की सर्विसेज हमें देना चाहिए। और ये जो सर्विसेज होते हैं वो 24/7 बेसिस पे होना चाहिए। अब आपके हॉस्पिटल में 24/7 बेसिस पे आप सर्विसेज दे रहे थे, हमें कैसे पता चलेगा कि आपके हॉस्पिटल में ये सब सर्विसेज मिल रही? तो LSCS नाइट में होगा, उसका रिकॉर्ड होगा। तो इसमें मैनेजर क्या है, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपके यहाँ पे ड्यूटी रोस्टर होना चाहिए। अगर आपके यहाँ पे एक अच्छा है और जिसके यहाँ पे नहीं है, आप ड्यूटी रोस्टर बना लीजिए। इसमें नर्सिंग स्टाफ का ड्यूटी, नर्सिंग स्टाफ, सिक्योरिटी और क्लीनिंग स्टाफ का ड्यूटी रोस्टर होना चाहिए शिफ्ट वाइज। दूसरा, इसेंशियल सप्लाई, जो भी हमें ओटी और लेबर रूम के लिए जो भी हमें सप्लाई चाहिए होता है वो हमारे इसे ओटी में या ओटी में और लेबर रूम में होना चाहिए, ताकि हमारी जो भी सर्विस है वो स्मूथली चले। अलाइड सर्विसेज, अब हम नाइट में भी सर्विसेज दे रहे हैं तो फार्मेसी भी नाइट में ओपन होना चाहिए, और लैब की भी सुविधा होनी चाहिए। तो ये सारी सर्विसेज होनी चाहिए। अब मटर्निटी सर्विसेज में आप ऐसे कितने हॉस्पिटल होंगे जहाँ पे अगर एकलमशा पेशेंट आता है तो उसको रेफर किया जाता है? आप में से होंगे एकलमशा वाले जो पेशेंट आते हैं, सभी आज जितने लोगों ने ज्वाइन किया सब उनको ट्रीट करते हैं या कुछ लोग रेफर भी करते हैं? ऐसे कुछ है? ओके, ट्रीट करते, ओके, ट्रीट करते तो बहुत अच्छा है। और जो मतलब हमारा ये मान्यता का ये एम है कि ये ट्रेनिंग के बाद आप लोग रेफर नहीं करेंगे। आप लोगों को इस तरह इतना ट्रेनिंग मतलब इतना सिखाया जाएगा कि आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे, और हम ऐसे आशा करते हैं कि आप उसको सीख पाएंगे। तो आपको क्या करना है, लेबर रूम में आपको 7 ट्रेज बनाना है, 7 ट्रेज। तो 7 ट्रेज में आपको डिलीवरी ट्रे, एपिजोडरामी ट्रे, बेबी ट्रे, मेडिकेशन ट्रे, इमरजेंसी ट्रे, PPIUC ट्रे और MVA ट्रे, ये 7 ट्रेज तो हमें लेबर रूम में होना चाहिए। उसके अलावा एडिशनल ट्रे में हमें PPH बॉक्स होना चाहिए, प्री एक्लम्शिया बॉक्स होना चाहिए और एग्जामिनेशन ट्रे होना चाहिए। तो जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जैसे PPH हो गया, तो आपको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत वहां से PPH बॉक्स उठा लिया और तुरंत हमने मैनेज कर दिया, तो हम पेशेंट गौ मदर की जान भी बचा सकते हैं और हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। तो इसलिए आपको उसमें PPH बॉक्स में और सारे ट्रेज में क्या क्या सामान रखना है हम आपको लिस्ट दे देंगे। दूसरा, लेबर रूम में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होना चाहिए, हम आपको दे देंगे, आपको प्रिंट आउट करके आपको लेबर रूम में लगाना है। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जैसे कि PPH मैनेजमेंट के ऊपर, एक्लम्शिया मैनेजमेंट के ऊपर, NBR के ऊपर, AMTSL के ऊपर, ये सारे प्रोटोकॉल्स आपको दे देंगे। तो ये है एज आइडियल फैसिलिटी में आपको ये सारी चीजें होनी चाहिए, बेसिक चीजें। अब न्यूबॉर्न सर्विसेज में कितने लोगों के यहाँ रेडिएंट वार्मर है? जैसे कि हमने हमारी जो मान्यता फैसिलिटी है, हमने बहुत जगह पे देखा है कि रेडिएंट वार्मर नहीं है, NBCC कॉर्नर बना नहीं है। अगर रेडिएंट वार्मर है तो रिससिटेशन किट जो होता है वो इनकम्प्लीट है, मतलब कहीं पे 0 साइज का मास्क है तो 1 साइज का नहीं है, शोल्डर और मोस्टली नहीं मिलता हमको। तो हमारी मतलब ये है, आपसे अनुरोध है कि जो भी एक NBCC कॉर्नर होना चाहिए। NBCC कॉर्नर में वहां पे आपको ऑक्सीजन सप्लाई सक्शन मशीन होना चाहिए, बेबी ट्रे में अम्बू बैग विथ 2 मास्क, शोल्डर रोल बहुत जरूरी है। उसके बाद इंजेक्शन विटामिन के और सीरीज होना चाहिए और 2 प्रीवम टावल, ये सारा हमें NBCC कॉर्नर में होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि टाइम बचेगा, जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी आप तुरंत, आपको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं, सारी चीजें एक जगह मिलेगी। तो प्लीज आप यहाँ पे बना बच्चा नहीं है, आप बता लीजिएगा, आपको जो भी जरूरत है आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, हम अच्छे से बता देंगे आपको कि क्या क्या करना है। तो ये न्यूबॉर्न सर्विसेज में ये चीजें होनी चाहिए। और दूसरी बात कि जो न्यूबॉर्न, हमारा जो न्यूबॉर्न कॉर्नर होता है, रेडिएंट वार्मर होता है, वो लेबर रूम से बहुत दूर होता है, OT से बहुत दूर होता है। तो मतलब एटलीस्ट 2-3 कदम करना चाहिए, इस तरह साइड कॉर्नर को 2-3 कदम में हमें भी जाना चाहिए। फिर
I think आवाज नहीं आ Asha, रही। नहीं, she got disconnected अभी। Wait for 2 minutes. रेंजिंग आप कंटिन्यू कीजिए। रेंजिंग सर। हाँ हाँ आम्रपाली प्लीज कंटिन्यू। हाँ। तो इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के बारे में अभी देखेंगे हम। तो इसेंशियल न्यूबॉर्न में क्या है, 8 स्टेप होते हैं, आपको एकदम ध्यान से सुनना है। तो जैसे we are not able to see the presentation. We are not able to see the presentation नहीं दिख रहा है आम्रपाली। सर मुझे तो दिख रहा है, मैं वापस से शेयर करूं क्या? हाँ एक बार स्टॉप शेयर करके फिर से कीजिए। अभी सर? हाँ अभी दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। ओके, तो इसेंशियल नहीं दिख रहा है, डबल क्लिक करिए। एक मिनट। आगे नहीं दिख रहा है। हेलो, नहीं दिख रहा है। हाँ ट्राई कर रहे हैं। अभी मैम नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है। Rinzing, can you share the presentation? अभी भी नहीं दिख रहा है क्या मैम? नहीं Amrapali, close the presentation and then open it again. मैंने बार-बार क्लोज कर रही हूँ मैम। अच्छा रेंजिंग है क्या? Rinzing is there. I'll share. एक मिनट मैं कर रही हूँ रिंजिंग, एक मिनट। हाँ we can see it. हाँ आम्रपाली कंटिन्यू कीजिए, रेंजिंग ने शेयर किया है। हाँ रिंजिंग वो स्लाइड दिखा दो ENBC की। यही है ना? हेलो आम्रपाली। हाँ ओके, आम्रपाली खुद ही शेयर कर रहे हैं आप। अभी दिख आप खुद शेयर कर। नहीं दिख रहा है आम्रपाली, आप स्टॉप कर दो शेयर, लेट Rinzing do. ठीक है। यही है ना आम्रपाली, इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। रिंजिंग दिख नहीं रहा मुझे। मैडम आप नहीं दिख रहे। हाँ अब दिख रहा है। ओके ठीक है। ओके, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो ENBC में पहला जो स्टेप होता है वो डिलीवरी होता है बेबी, हमें टाइम देखना होता है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप होता है, मदर के एब्डोमेन पे लेना है बेबी को, हमें ट्रे यूज नहीं करना है। तीसरा, हमारे पास 2 टॉवेल होना चाहिए, प्री वर्म टॉवेल। तो एक टॉवेल से बेबी को ड्राई करेंगे और दूसरे टॉवेल से, क्लीन टॉवेल में बेबी को रैप करेंगे। चौथा है, हमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो जब तक पल्सेशन ओवर नहीं होता तब तक हमें क्लैंप नहीं करना है। तो 1 से 3 मिनट के अंदर वो पल्सेशन ओवर हो जाता है, तब हमें कट करके क्लैंप करना है। उसके बाद बेबी का वेट लेना है। वेट लेने के बाद आइडेंटिफिकेशन बैंड बांधना है बेबी को, और उसके बाद विटामिन के देना है। और जितना जल्दी हो सके हमें बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग देना है मदर का। तो ये है 8 स्टेप जो कि हमें इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के अंदर करना है। स्लाइड चेंज कीजिए रिंजिंग। तो हाँ, ये 8 स्टेप है जो हमें इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में करना है। और इसेंशियल न्यूबॉर्न हमें लेबर रूम में भी, मतलब नॉर्मल डिलीवरी में भी करना है और LSCS में भी करना है। तो विटामिन के का डोज आप लोगों को पता होगा, मैं भी बता देती हूँ। तो विटामिन के का डोज जो होता है वो 1000 ग्राम से अगर नीचे का बच्चा है तो उसको 0.5 मिलीग्राम देते हैं, और 1000 ग्राम से ज्यादा है तो उसको 1 मिलीग्राम देते हैं।
तो ये 8 स्टेप आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ, उसको टाइम देखा, उसके बाद मम्मी के एब्डोमेन पे उसको डिलीवर करना है। थर्ड पॉइंट होता है ड्राई करना है उसको और दूसरे क्लीन टॉवेल में रैप करना है। चौथा 1 से 3 मिनट के अंदर कार्ड को कट करना है। उसके बाद बेबी का वेट लेना है। आइडेंटिफिकेशन बैंड जरूर बांधना है। उसके बाद विटामिन के सारे बच्चों को देना है और ब्रेस्ट फीडिंग जितना जल्दी हो सके, चाहे वो LSCS से भी बेबी हुआ तो जितना जल्दी हो सके हमें ब्रेस्ट फीड कराना है। ओके नेक्स्ट रिंसिंग। ओके अभी है हमारा थर्ड वाली जो सर्विसेज है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज है। इसमें कॉमन इशू ये पाया गया है कि हम जितने भी मतलब मोस्ट ऑफ फैसिलिटी है वहां पे काउंसलिंग रजिस्टर नहीं होता, मतलब काउंसलिंग नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे मिसिंग हो रहा है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि मतलब जो फैमिली प्लानिंग की काउंसलिंग है वो ANC से ही होना चाहिए। तो उसके लिए हम आपको फॉर्मेट दे देंगे। तो आपको प्लीज आज के बाद इम्प्लीमेंट कीजिएगा कि हमें ANC के द्वारा ही फैमिली प्लानिंग की काउंसलिंग करना है। और साथ ही साथ आप एक किट बना लीजिए, जो भी आपके हॉस्पिटल में कॉन्ट्रासेप्शन मेथड अवेलेबल है वो हमें एक उसमें रख के, किट में रख के उसके बारे में हमको महिला को बताना है। और ये इस तरह से आप काउंसलिंग कर सकते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि ये भी होना सर्विसेज मतलब मिलनी चाहिए मदर को। नेक्स्ट हो गया। ओके अभी क्या है ये नेक्स्ट ये हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्नोस्टिक सर्विसेज। जहाँ पे लैब है वहाँ ठीक है, लेकिन जहाँ लैब की सर्विसेज नहीं है वहाँ पे हमें ये सारी किट लेबर रूम में रखना है। HIV टेस्ट, HB टेस्ट, ग्लूकोमीटर, यूरिन टेस्ट आपके यहाँ पे है तो अच्छा, लेकिन जहाँ पे नहीं है प्लीज आप ये अपने लेबर रूम में आप रखवा दीजिए। कभी भी इमरजेंसी में हमें जरूरत पड़ती है। और प्रोटीन यूरिया तो हमेशा हमें करना ही होता है। तो प्लीज आप ये लेबर रूम में ये सारी किट अवेलेबल करवा दीजिए। उसके बाद एक क्रिटिकल वैल्यू होता है, जैसे कि HB का जो क्रिटिकल वैल्यू होता है वो है 7 ग्राम। उससे 7 ग्राम उससे कम आया, इसका मतलब हमें डॉक्टर को इमीडिएट इन्फॉर्म करना होता है। तो ये एक सैंपल है। तो आपको ये आपके हॉस्पिटल के जो भी लैब है उसके हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से आपको बनाना है क्रिटिकल वैल्यू का। और इसको नर्सिंग स्टेशन पे आपको चिपकाना है और एक लैब में भी चिपकाना है। और इसका एक रजिस्टर बनेगा। जब भी कोई महिला मदर आती है उसका कोई क्रिटिकल वैल्यू होता है तो नर्सेस का काम होता है कि तुरंत मैम को इन्फॉर्म करे और मैम ने जो भी एक्शन लिया है वो आपको उसमें रजिस्टर में लिखना है डेट और टाइम के साथ। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये आपको हम फॉर्मेट दे देंगे, आपको बस बना के आपको नर्सिंग स्टेशन और एक लैब, अगर लैब है तो लैब में भी आपको चिपकाना है। तो ये सारी जो सर्विसेज है ये आपके हॉस्पिटल में एज आइडियल हॉस्पिटल हमारे हॉस्पिटल में होनी चाहिए। मटर्निटी सर्विसेज हो गया, रिप्रोडक्टिव सर्विसेज हो गया, डायग्नोस्टिक सर्विसेज हो गया, फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज हो गया। ये आपको जितना हो सके आप इतना हमारे इसमें हॉस्पिटल में होना चाहिए। नेक्स्ट रीजिंग। ओके तो ये पहला स्टैंडर्ड था। अभी इसके बाद का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वो रिंसिंग मैम लेंगे। तो आपको इसमें कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके रिंसिंग। ओके थैंक यू सो मच आम्रपाली। आई होप कि अभी तक जो भी आम्रपाली मैडम ने पढ़ाया है, आई होप कि आप सब लोग को समझ में आ गया। लेकिन ओवर द टाइम की मैं एक चीज नोटिस कर रही थी सभी हॉस्पिटल के स्टाफ लोग के साथ कि जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं, सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट जो है वो लिख रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि हम लोग इंसान हैं तो हम भूल जाते हैं, कोई भी नया चीज जब पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ एक ही मुझे लगा, एक ही मैडम जो था वो शांता मैडम जो है, वहाँ पे मैं देख रही थी शी वॉज राइटिंग। तो ना क्योंकि नया चीज है, अभी मैं आपको पूछ लूँ
एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में क्या क्या करना है, कोई बता देंगे? कि लाइक अभी जस्ट पढ़ाया था कि एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, जैसे ही बच्चा जन्म हुआ, एक अच्छा बच्चा जन्म हुआ, बहुत बढ़िया से नॉर्मल डिलीवरी, और वो रो रहा है, तो अब आपको क्या क्या करना है बताएंगे? कोई भी बताएंगे? तो रैप करके अच्छी तरह से हॉस्पिटल से। हेलो, कौन सा हॉस्पिटल से? सुश्रुत हॉस्पिटल से। सुश्रुत हॉस्पिटल, ओके बताइए। हाँ, उसको बच्चा क्राई करने के बाद मम्मी के अब्डोमेन पे रखना है उसको। वेरी गुड। हाँ, फिर उसको उसके बाद? जहाँ पे अपने वार्मर सेट किया है वहाँ पे उस बेबी को वहाँ पे लेके जाना है, कॉट कट करके। फिर उसको उसके बाद उसका सक्शन करना है। पढ़ाए नहीं वहाँ पे हम लोग, अभी जो बच्चा रो रहा है, हाँ मैम, क्वेश्चन प्लीज। आप लोग को न्यूबॉर्न केयर जो सॉरी जी न्यूबॉर्न केयर, उसमें क्या क्या करना है? जी बच्चा जन्म हुआ, अब आपको क्या क्या करना है? बच्चा है, उसको आपको कोई रिसोसिएट करने की जरूरत नहीं है, अच्छा रो रहा है, अब आपको क्या क्या करना चाहिए? छोटा सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है कि ये ट्रेनिंग है कि अगर आप एक छोटा सा नोटबुक भी रख देंगे और रिंजिंग रिंजिंग आम्रपाली। यस सर। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा निकल गई, छूट गई यहाँ बीच में। मैं ये कह रही थी कि थोड़ा सा आप जब बैठेंगे तो थोड़ा लिख लीजिएगा, ताकि बाद में आप थोड़ा रिवाइज भी कर लें कि अच्छा ये चीज पढ़ाया गया था, है ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच आप लोग जो सुन रहे हैं और आप लोग इस सेशन के लिए आए हैं, थैंकफुल। एंड उसके आप स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मेरा नाम रिंजिंग है और मैं नागपुर बेस्ड प्रोग्राम ऑफिसर हूँ, और जो हम हैं सेकेंड स्टैंडर्ड का, फैसिलिटी स्टैंडर्ड्स का जो 10 स्टैंडर्ड है उसमें हम लोग ये सेकेंड वाला जो पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे ये सेकेंड स्टैंडर्ड्स में हम लोग देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट ओटी में और लेबर रूम में क्या क्या होना चाहिए। ओके, ओके, अब दिखाई दे रहा है ना? आपको दिख रहा है? यस, सी यू, बट बीच बीच में आप कट हो जाते हैं। हाँ, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का थोड़ा सा मुझे लगता है माफ कर दीजिएगा अगर मैं बीच में थोड़ा सा वापस आने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिर आगे बढ़ते हैं कि ओटी और लेबर रूम में हम लोगों का हॉस्पिटल में क्या क्या चीजें होना चाहिए और कैसे कैसे होना चाहिए।
ये जो फर्स्ट का जो स्लाइड है उसमें हम थोड़ा सा एक नटशेल में बात करेंगे। फर्स्ट है जो है वो है स्पेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेबर रूम होना चाहिए। ये जो है लेबर रूम का टेबल के बीच में एक स्पेस होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपके हॉस्पिटल में 2 लेबर टेबल है ना, मे बी अगर आपका डिलीवरी जो है 80-90 हो रहा है महीने में, तो अगर आपके हॉस्पिटल में दो लेबर टेबल है, तो ये याद रखिएगा कि 2 लेबर टेबल के बीच में कम से कम 6 दूरी होना चाहिए। 6 फुट का डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप ये याद रखिएगा, चाहे वो ओटी हो चाहे वो लेबर रूम हो, आपके वहाँ पे न्यूबॉर्न केयर होना बहुत बहुत जरूरी है। नंबर 3 में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ओटी और लेबर में एक जोन होना चाहिए। ये सब के जो है हम लोग विस्तार में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। उसके बाद उनका जो फ्लो किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से आते हैं और किस तरह से डिस्कार्ड करते हैं, जो अनस्टेराइल वाला इंस्ट्रूमेंट हो या लिनन हो, उसको किस तरह से आपको वो करना है, डिस्कार्ड करना है, वो हम फिर नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि लेबर रूम का उसमें क्या क्या चीजें होना चाहिए। लेबर रूम जैसे होंगे, आपको वहाँ पे चेंज एरिया होना चाहिए। जो भी आप कपड़े गाउन जो भी पहनते हैं, वो आपके वहाँ पे एक चेंजिंग का रूम, एक छोटा सा जगह होना चाहिए। टॉयलेट और पानी पीने का जो है ड्रिंकिंग वाटर का सुविधा आपके वहाँ पे होना चाहिए। पोस्ट नेटल केयर रूम होना चाहिए। डिलीवरी बाद में आपको वहाँ पे पोस्ट नेटल केयर का रूम का सुविधा होना चाहिए। ये याद रखिएगा, लेबर रूम और नजदीक होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि लेबर रूम फर्स्ट फ्लोर में है और ओटी थर्ड फ्लोर में है, वैसा नहीं होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए। और आपका लेबर रूम में ये याद रखिएगा, नर्सिंग स्टेशन जो है वहाँ पे नर्सिंग स्टेशन के साथ साथ ट्राइजिंग रूम भी होना चाहिए। ट्राइजिंग मतलब क्या है कि हम माँ को, आपके पास जो भी माँ आए हैं, मान लीजिएगा कि आपका अचानक से माँ आए हैं जो लेबर पेन होके आए हैं, I think so. Akash, let Amrapali take over. Huh? Amrapali, are you ready? Hello. Hello, Amrapali. Hello. Hello. Yeah. Hi, yeah, ma'am. Yes, we might have to leave because we have got an emergency patient. I'll have to Sure. take her for cesarean. Okay. Sure, sure. If some of them can stay, it's fine. Otherwise, no problem, ma'am. Yeah, we will be that. This will be continuing. We will be attending, but we are working also. Sure, sure. Akash, can you ask Amrapali? Amrapali? आम्रपाली तुम्ही आहात का? हो हो. आम्रपाली तुम्हीच सेशन घ्या आता, कंटिन्यू करा. I think so. We have lost Rizing because of internet issues. Please. मोबाइल ज्वाइन कर रही है. हाँ, तब तक आप चालू रखिए प्लीज. You can share the screen. Let her speak then. ओके. तो जैसे कि हमने देखा कि 2 लेबर टेबल है, उसके बीच में हमें हेलो. हाँ आम्रपाली, आप ना शेयर कर लीजिएगा, मैं कर लेती हूँ. हाँ. तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि
हाँ, ये जो नटशेल है कि लेबर रूम में क्या क्या होना चाहिए, ओटी में क्या क्या होना चाहिए। तो अभी हम बढ़ते हैं ओटी में। ओटी में जो है हम लोग का चेंजिंग रूम्स होना चाहिए, स्क्रब एरिया जो है जहाँ पे आप हाथ धोएंगे या हाथ धोने का जगह है, वो सब चीजें आपको वहाँ पे होना चाहिए। और एक और चीजें हैं कि वहाँ पे आपका ओटी ऑटोक्लेव करने के लिए या इंस्ट्रूमेंट कुछ भी ऑटोक्लेव करने के लिए वो सब जगह होना चाहिए। और आपके वहाँ पे एक छोटा सा एक जगह होना चाहिए जहाँ पे आप अपना जो कपड़े जो है चाहे वो लेनिन जो है, वो बेडशीट हो या सर्जरी का जो भी सामान जो होता है, वो भी आपको वहाँ पे होना बहुत जरूरी है। साथ साथ में ये भी याद रखिए, ओटी और लेबर रूम के साथ में आप लोगों का सुविधा जो क्या क्या होना चाहिए वहाँ पे, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का। एक और चीजें है कि ओटी और लेबर रूम का जो है बहुत अच्छा वेंटिलेटेड वाला होना चाहिए, आपका अच्छा एसी लगा होना चाहिए, और टेम्परेचर जो है वो 26 और 28 सेल्सियस में होना बहुत जरूरी है। एक और चीजें हैं कि सिक्योरिटी वहाँ पे होना चाहिए, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा के से हो या आपका सिक्योरिटी गार्ड से हो। ये चीजें आपको वहाँ पे उपलब्ध सर्विसेज उपलब्ध होना जरूरी है। तो फिर नेक्स्ट उसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल, हम लोग ओटी के बारे में पढ़ेंगे कि ओटी में हम लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए, एज अ मैटरनिटी हॉस्पिटल। नेक्स्ट स्लाइड। एज अ मैटरनिटी हॉस्पिटल हम लोगों को ओटी का जो है उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ओटी कहाँ पे होना चाहिए। ओटा पे होना चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा कि ओटी ऐसा जगह पे होना चाहिए जहाँ से पेशेंट केयर का जो है, पेशेंट जहाँ पे पेशेंट आने जाने का जगह, जहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो, कि जो अवे फ्रॉम लाइक जहाँ पे पेशेंट या पेशेंट पार्टी हो या आप ही का स्टाफ ज्यादा ना आए, ऐसा जगह पे होना चाहिए। वो थोड़ा हायर लेवल पे हो कि अगर आप कोशिश करें कि ओटी हमेशा ऊपर फ्लोर में हो, टॉप फ्लोर पे हो। अगर मान लीजिएगा कि आपका हॉस्पिटल में एक ही फ्लोर का हॉस्पिटल है, तो ऐसा कीजिए कि जहाँ पे थोड़ा दूर हो, जहाँ पे आपका ओपीडी जहाँ पे होता है, जहाँ पे आप लोग का बहुत बिजी जगह पे जहाँ होता है, वहां पे ना रखे, थोड़ा सा दूर हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप अपना ओटी का लोकेशन आपको वहीं पर तय कीजिएगा। ऐसा जगह पे हो जहाँ पे पेशेंट पार्टी का आने जाना बहुत कम हो। सेकेंड चीज है, अब हम पढ़ेंगे कि जोन्स एंड लेआउट, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये जोन्स एंड, ये जो है हम लोग अभी मैं जो आप लोगों से बात कर रही हूँ, अगर कोई हॉस्पिटल है जिनको रिनोवेट करना हो या जो बना रहे हैं ओटी, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपका हॉस्पिटल में पहले से ये जोन जो है पहले से बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये भी मत यहाँ पे जिनका हॉस्पिटल में ये जोन नहीं है वो भी निराश ना हो, आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं। इसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट है कि आप ओटी में हमेशा याद रखिएगा 4 जोन होता है, प्रोटेक्टिव जोन, क्लीन जोन, एसेप्टिक जोन एंड डिस्पोजेबल जोन। ये जो है पूरा लाइन बाय लाइन है, ये ऊपर नीचे नहीं है। फर्स्ट है प्रोटेक्टिव जोन। प्रोटेक्टिव जोन में हमेशा याद रखिएगा वहाँ पे पेशेंट आने जाने का जगह होता है, सब आपका सामान जो है वहाँ पे रखा, टॉयलेट यहीं पर ही होगा, प्रोटेक्टिव जोन पे ही टॉयलेट रहता है। और आपका प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव का जो भी असेसमेंट करना हो वो वहां पे भी आप कर सकते हैं। क्लीन एरिया पे आपका डॉक्टर्स और नर्सेस का रूम होता है, वहां पे आप चेंजिंग करते हैं, एनेस्थेसिस्ट लोग चेंज करते हैं, इक्विपमेंट जो भी है सामान वो वहां पे आप रखते हैं। एसेप्टिक जोन ही होता है, वो है ओटी, द मेन ओटी, जहाँ पे आप प्रोसीजर करेंगे, जहाँ पे, और वहां पे आप लोगों का पूरा जो स्क्रबिंग स्टेशन जो है, मतलब हाथ धोने का जगह, ये सब चीजें आपका वहां पे हुआ होना चाहिए। और उसके बाद आते हैं आपका डिस्पोजेबल जोन। डिस्पोजेबल जोन पे आप जैसे आप अपना प्रोसीजर खत्म कर देते हैं, आपका सर्जरी जो भी है खत्म कर देते हैं, उसके बाद जितना भी जो कंटामिनेट इंस्ट्रूमेंट है या लेनिन है, उसको आप कैसे डिस्पोज करेंगे और किस तरह से आप लेके जाएंगे। तो ये एक 4 जोन होता है, ये हमेशा याद रखिएगा कि एक बार कोई एसेप्टिक जोन पे आ गए तो आप फिर वापस जाके प्रोटेक्टिव जोन में जाके कुछ काम भूल गए, वैसा नहीं करना है। ये पूरा एक लाइन जिस तरह से बना है, आप अपना काम करेंगे, खत्म करने के बाद आप दूसरे जगह से आप निकल के जाना है। सो ये एक ओटी का एक प्रॉपर लेआउट है कि इस तरह से आपका होना जरूरी है।
सेकंड नेक्स्ट लाइन। उसके बाद ये हम अभी थोड़ा सा एक फ्लो दिखाया है कि एक जिस तरह से कैसे देखिएगा कि नंबर 1 प्रोटेक्टिव जोन, वहाँ पे एक टॉयलेट होगा। उसके बाद आएंगे आपका क्लीन जोन, जहाँ पे आप लोग चेंजिंग करेंगे, नर्सेस डॉक्टर्स लोग चेंज करेंगे जो भी है। और उसके बाद आपका आएंगे वहाँ पे सेप्टिक जोन, वहाँ पे जहाँ पे आपको दिख रहा है हैंड वॉश एरिया, वहाँ पे आप स्क्रबिंग वगैरह वो जो भी है वो कर लेंगे। और सेप्टिक जोन उसके बाद से आपका डिस्पोजेबल जोन आएंगे। डिस्पोजेबल जोन के बीच में अगर आप वहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे एक पास बॉक्स है, वहां से आप अपना जितना भी डिकंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो जो अभी आपने यूज किया है उसको जो है वो आप पास कर सकते हैं वो पास बॉक्स से। अब आप सोच रहे होंगे कि जिनको पास बॉक्स को पता है बहुत अच्छा है, जिनको नहीं पता है तो पास बॉक्स इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट लाइन। इस तरह से दिखते हैं कि ये क्या है कि ये एक वॉल जो है जो 2 रूम को कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ ये बॉक्स से हम उसको उधर साइड पे उसको भेज रहे हैं, ताकि जितना भी इंस्ट्रूमेंट जो कंटामिनेटेड था वो हम ये बॉक्स के थ्रू उसको दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वही इंस्ट्रूमेंट जो है हम फिर वो जो क्लीन जोन और प्रोटेक्टिव जोन के थ्रू हम लोग लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से एक प्रॉपर लेआउट होना बहुत जरूरी है। ये और अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन का। ये एक ओटी का जो है हम लोग प्रोटोकॉल के बारे में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है लोकेशन एंड द एंट्री। लोकेशन के बारे में हम लोगों ने पहले बता दिया, इट शुड बी फार अवे फ्रॉम पेशेंट ट्रैफिक। जो पेशेंट जहाँ पे ज्यादा हो, लोग जहाँ पे ज्यादा हो वहाँ पे ओटी नहीं होना चाहिए। मैंने अधिकतर हॉस्पिटल का तो बहुत अच्छा है कि हमने देखा है कि अवे फ्रॉम पेशेंट का ट्रैफिक से ही है, लेकिन कोई कोई हॉस्पिटल में हमें ये भी देखने को मिला कि जहाँ पे ओपीडी होता है उसी का ही सामने ही ओटी है। तो अगर वैसा आपका हॉस्पिटल का वैसा है तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा कंसिडर करें कि इसको आप कैसे बनाएंगे, ताकि जो है ओटी जो है ओके कोई अनम्यूट करेंगे अपने आप को। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इट शुड बी अवे फ्रॉम पेशेंट का वो। और एक और चीजें हैं कि रिस्ट्रिक्शन जो है एंट्री का रिस्ट्रिक्शन, एंट्री का जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो कि हर कोई आ रहे हैं हर कोई जा रहे हैं, वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक और चीजें हैं जैसे ही ओटी के बाहर एक स्क्रबिंग एरिया होना बहुत जरूरी है। हमने कई बार देखा है कि लाइक थोड़ा सा दूर से स्क्रब करके फिर जाना है, तो जैसे ओटी का ठीक बाहर एक स्क्रबिंग एरिया होना बहुत जरूरी है। अभी जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो हम लोगों ने अभी जस्ट बात किया कि अगर वैसा अगर आप बना सकें दैट विल बी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लीनिंग के ऊपर कि ओटी का क्लीनिंग कैसे होना चाहिए। जो डिलीवरी का टेबल और ओटी का टेबल जो है वो एकदम अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे आपका फटा वटा कुछ नहीं होना चाहिए, कहीं पर रस्ट लगा हुआ नहीं होना चाहिए। रस्ट जो भी मैट्रेस है वो एकदम साफ किया होना चाहिए और वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। और जितना भी जो भी सामान जो भी है वो जो नहीं चाहिए वो एकदम ओटी से नहीं रखना है। टॉयलेट जो है बार बार आपको क्लीनिंग करना है, एटलीस्ट दिन में 3 बार या एज एन व्हेन रिक्वायर्ड। आपको लगता है कि गंदा हो गया तो आपको क्लीन करना चाहिए। पानी वहाँ पे 24 आवर्स होना चाहिए आपका। और एक और चीजें हैं कि आपका ओटी जो है दिन में वीकली आपको एक बार तो आपको फ्यूमिगेट करना है, साफ करना है, या आपको और डेली में तो आपको हमेशा स्क्रबिंग करते रहना है। आपका केसेस खत्म हो गया उसके बाद आपको बढ़िया से क्लीन करना चाहिए। उसके बाद ये हमेशा याद रखिएगा कि अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मलिन यूज नहीं कर रहे हैं। आई एम श्योर कि यहाँ पे बहुत लोग नहीं कर रहे होंगे बैन किया, और बहुत लोग जो कर रहे हैं हम ये सजेशन है कि फॉर्मलिन यूज ना करें। बाकी अदर प्रोडक्ट्स भी है डिसइंफेक्टेंट है जो हम यूज कर सकते हैं। ओटी में हम लोगों के पास रिकॉर्ड्स क्या क्या होना चाहिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लक्ष्य में हो चाहे वो मान्यता में हो, वो आपको ये रखना बहुत जरूरी है।
स्टार्टिंग फ्रॉम केस रिकॉर्ड, जो भी जो वार्ड से जब आते हैं पेशेंट ये ओटी के लिए, सर्जरी के लिए आते रहते हैं, तो आपके पास जो है उसका पूरा शीट होना चाहिए, जो केस शीट जो है पूरा होना चाहिए, उस जिसमें हिस्ट्री जो जो कलेक्ट किया है वो होना चाहिए। लैब का शीट होना, जो जो चीजें इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला गया था उसका रिपोर्ट्स होना चाहिए। प्री एनेस्थेसिया चेकलिस्ट का चेकलिस्ट होना चाहिए आपके पास। सर्जिकल नोट्स होना चाहिए आपके पास, नोट्स का फॉर्म होना चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिंग मॉनिटरिंग का फॉर्म होना चाहिए। सेफ सर्जिकल चेकलिस्ट WHO का जो है वो आप लोग, अगर आपके पास है बहुत बढ़िया, अगर आपके पास नहीं है तो हम लोगों से मांग लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सर्जरी करने से पहले क्या क्या चीजें देखना है। एज अ नर्स, एज अ डॉक्टर एंड एज एन एनेस्थेसिस्ट आप लोग क्या क्या देखना होता है ताकि जो है सर्जरी का बेस्ट आउटकम आए, ताकि इसीलिए ये सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट यूज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद कंसेंट फॉर्म चाहे वो एनेस्थेशिया का कंसेंट फॉर्म हो, चाहे वो सर्जरी का एनेस्थेशिया फॉर्म हो, वहाँ पे आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा कि 3 जन का सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। हम लोगों को अधिकतर पेशेंट का सिग्नेचर सिर्फ दिखता है, तो यहाँ पे सर्जन का भी जो सर्जरी करेंगे वो उनका भी सिग्नेचर होना चाहिए। नंबर 2 पेशेंट का भी सिग्नेचर और एक विटनेस का सिग्नेचर होना चाहिए। सेम थिंग जो है वो अप्लाई होगा एनेस्थेशिया का भी, सेम थिंग अप्लाई होगा ब्लड का भी। अगर मान लीजिएगा कि वही उनको ब्लड चाहिए है, तो उनको ब्लड चाहिए तो अगर तो उनका कंसेंट फॉर्म भी लेना है, ब्लड का भी कंसेंट फॉर्म होता है, तो अगर उसमें भी हम लोग को 3 जन का सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपके पास होगा ओटी रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। रजिस्टर में एक और चीजें हमको कहीं ना कहीं नहीं दिखता है, वो है कि कितने बजे पेशेंट का इन टाइम एंड आउट टाइम, जितने बजे सर्जरी स्टार्ट हुआ और कितने बजे सर्जरी खत्म हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू सी कि कितना ड्यूरेशन में आपने खत्म किया है। और उसके बाद आपका अगर मान लीजिएगा रिएक्शन फॉर्म, मतलब कुछ भी चीज है, क्या दवाई हो जाए, एनेस्थेशिया, किसी भी चीज की वजह से रिएक्शन हुआ पेशेंट को, तो उसके लिए एक एडवर्स रिएक्शन फॉर्म होना बहुत जरूरी है। ब्लड रिक्विजिशन फॉर्म भी होना चाहिए आपके पास, और उसके बाद आपके पास हैंडओवर और टेक ओवर का रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। ये स्पेशली नर्सेस लोग के लिए है, जिनको ये ओटी जैसे खत्म हो जाते हैं और वो जब वार्ड पे लेके चले जाते हैं, रिकवरी रूम में सब कुछ हो गया, उसके बाद आप वार्ड पे लेके जाएंगे, तो हैंडओवर टेक ओवर रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पे पूरा डॉक्यूमेंट होगा कि ओटी वाले नर्सेस ने लैब वार्ड वाले नर्सेस को क्या क्या हैंडओवर दिया और किन को दिया, वो भी आपका लिखा होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ तक आपको ओटी में कोई किसी को डाउट्स है कि क्या क्या चीजें होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओटी में हल्का चीज की है कि ओटी जो है आपका पेशेंट ट्रैफिक से दूर हो। अब चाहे आपका हॉस्पिटल एक ही फ्लोर का हो, थोड़ा दूर ही हो, पेशेंट जहाँ पे पेशेंट पार्टी ना रहे, वहां पे आ जा ना सके। नंबर 2 जो है ओटी का प्रोटोकॉल जो है, एंट्री प्रोटोकॉल प्लीज रखिए ताकि रिस्ट्रिक्टेड हो आपके पास। और उसके बाद जो है जितना भी डॉक्यूमेंट्स जो है ओटी में जो जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो सब रखें, जो अभी हम लोग ने अभी बात किया वो सब कुछ होना चाहिए। और उसके बाद जो है ओटी का जो लेआउट है वो थोड़ा सा रखिएगा कि जहाँ से आप इतना चीज है कि अगर आपके पास सिर्फ छोटा सा एक ओटी भी है, तो ये थोड़ा सा आप अपने आप को भी मैनोवर कर सकते हैं कि जिस जगह से आप जा रहे हैं तो सर्जरी करने के लिए, उसी जगह से आप अपना जो कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट हो या लिनेंट हो, उसी डायरेक्शन से ना निकले। अगर आप किसी इस तरह से बना सकते हैं, दैट विल बी अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो। तो ओटी में हमको ये जो है मान्यता में ये सब चीजें देखेंगे कि आपके ओटी में जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो है या नहीं है। तो इतना चीजें आप कहते हैं, और ओटी में पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, ये सब चीजें वो लोग देखते हैं। अब हम बात करेंगे लेबर रूम के ऊपर।
हम थोड़ा सा लेबर रूम में जो है देखेंगे कि लेबर रूम में क्या क्या चीजें होना चाहिए, क्या क्या सामान होना चाहिए, क्या क्या चीजें होना चाहिए। एक और चीजें हैं कि ना लेबर रूम में जो है सेम एज ओटी आपका एंट्री प्रोटोकॉल फॉलो किया होना चाहिए। नंबर 2, अगर आप वहाँ पे पिक्चर में पहले जो फर्स्ट वाला पिक्चर में है तो न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर भी होना बहुत जरूरी है। एक रेडियंट वार्मर होना बहुत जरूरी है बच्चे को। अगर मान लीजिएगा कल बच्चे के लिए अगर आप एक इंजेक्शन भी देना हो, विटामिन के भी देना हो, तो आप एक जगह पे रखना है। एक जगह पे जहाँ पे एक जगह पे रख के ही आप इंजेक्शन देंगे। तो जहाँ जिस जगह पे आप रखेंगे वो गर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक स्लैब पे आप रखा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन अ लेबर रूम एज वेल एज इन अ ओटी की वो दोनों जगह पे एक छोटा सा एक न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर होना बहुत जरूरी है। साथ साथ में लेबर रूम में आपके पास सभी इमरजेंसी बॉक्स होना चाहिए। हम लोग आप लोगों को ये पूरा चेकलिस्ट सॉरी ये एक लिस्ट दे देंगे जहाँ जहाँ जिस पे पीपीएच, एक्लाम्शा और न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन और अदर ट्रेस जो जो है उस पे क्या क्या चीजें होना चाहिए वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो फिर उसी के हिसाब से आप बना लीजिएगा। इमरजेंसी बॉक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आम्रपाल मैडम ने भी बताया कि लाइक जब इमरजेंसी बॉक्स होता है तो सब चीज एक ही जगह पे होता है। और अब जब एक ही जगह पे जब होता है तो आप लोग इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ते हैं। तो आप वहीं बैठे बैठे खड़े 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 आप सब काम कर सकते हैं। उसके बाद आप पोस्टर्स जो है हम लोग के पास जो पोस्टर्स हम आप लोग को देंगे वो है पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और हम चाहते हैं कि आप लोग आप उसको प्रिंट करें A2 साइज पे थोड़ा और उसको चिपका दें। और एक और चीजें है लेबर रूम में कर्टन जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। लेबर रूम का जो एक और चीजें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं इज लाइक मटर्निटी सॉरी रिस्पेक्टफुल मटर्निटी केयर। माँ का जो है आप लोग प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दरवाजा खोले और लेबर टेबल दिख रहा है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि एक ये जो थोड़ा सा देखना है। इसीलिए लेबर रूम जो है थोड़ा डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। और अगर लेबर टेबल के सामने एक छोटा सा कर्टन लगा हुआ होना चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिएगा कि मैंने एक दो हॉस्पिटल में देखा था जहाँ पे लेबर रूम बहुत ही सिक्योर जगह पे बहुत अलग सा जगह पे है और उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से लेबर रूम और ओटी सिर्फ है, बाकी कोई भी चीज नहीं है और पूरा बड़ा सा दरवाजा है। तो जब वैसा होता है तो आई फील कि लाइक ना वहाँ पे कर्टन की लंबा सा कॉरिडोर है, वहाँ पे लेबर रूम है, ओटी है, पोस्टनेटल वार्ड है। तो इस जगह पे क्या होता है कि ना नर्सेस भी लेबर रूम का नर्सेस भी होता है, ओटी का भी नर्सेस रहता है, वार्ड का भी नर्सेस। तो कोई भी आके देख रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। प्राइवेसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो एसएसआर भी है वो बहुत देखेंगे कि आप लोग कितना माँ का प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हैं। तो इसीलिए एक स्क्रीन या एक कर्टन होना बहुत जरूरी है लेबर टेबल में के सामने। लेबर रूम में एक और चीजें हैं कि अटैच टॉयलेट होना चाहिए। जो वेस्टर्न टॉयलेट है वही जो है बैठने वाला जो है वो रहे। और उसके बाद लेबर टेबल उसमें होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास O2 का सिलेंडर सक्शन। और आप वही हम बताए थे बात पहले कि अगर आपके हॉस्पिटल में 2 लेबर टेबल है तो ये 2 टेबल के बीच में कम से कम एटलीस्ट 6 फुट का दूरी होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। साथ साथ में आपका लेबर रूम में हैंड वॉशिंग का सुविधा होना चाहिए। वहाँ पे एक सिंक होना चाहिए जहाँ पे आप और पूरा बिन्स होना चाहिए। जो 5 बिन्स जो होना चाहिए रेड, ब्लैक, ब्लू, येलो, व्हाइट पूरा होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास ये भी होना चाहिए कि हब कटर भी होना चाहिए ताकि आप सिरिंज को काट सकें। फ्रिज भी होना चाहिए। जितना भी दवाई है ऑक्सीटोसिन, स्पेशली ऑक्सीटोसिन को फ्रिज की जरूरत पड़ते हैं। आप फ्रिज छोटा सा एक है रखना है। और पूरा केस शीट
लेबर रूम में जो जो चीज चाहिए, जो जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए करना होता है, उसके लिए उसका सब सुविधा हो, और टेम्परेचर जो है पूरा लेबर रूम का भी मेंटेन होना चाहिए 26 to 38 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड जो है हम लोगों ने इसलिए डाला है कि क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल के साथ हम लोग काम करने के बाद हम लोगों ने ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये पूरा जनरली, मैं ये एक जनरली बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि सभी हॉस्पिटल वो कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर हॉस्पिटल में हम लोगों ने क्या देखा है कि एंट्री प्रोटोकॉल जो है, अभी हम जो अब एंट्री प्रोटोकॉल क्या है मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लेबर रूम के अंदर घुसते हैं या ओटी के अंदर घुसते हैं, आप कैप मास्क पहनना है। ओटी के अंदर तो आपको गाउन भी पहनना है। अगर आपको ओटी के अंदर में कुछ काम है तो आप जाएंगे। ओटी तो जब आप यूज नहीं कर रहे हैं तो पूरा बंद होना चाहिए, पूरा बंद होना चाहिए। और लेबर रूम में आपका चप्पल वगैरह है, बाहर से आपको पहन के जाना होता है। हम लोगों ने देखा है कि कोई भी लेबर रूम के अंदर भी ऐसे ही जा रहे हैं और फिर ऐसे ही वापस आ रहे हैं। तो ये वाला चीजें जो हो रहा है वो आपको बंद करना है। ओटी में भी वैसा ही प्रॉब्लम है कि कभी कभार ओटी का दरवाजा ही खुला है, आपने इतना मेहनत करके फ्यूमिगेट किया है, स्टेराइल किया है, और वो जो है पूरा खुला हुआ है, तो फिर इतना फायदा ही नहीं है। अगर यहाँ पे जो यहाँ पे मैं जितना भी, अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर्स या मैनेजर सुन रहे हैं, तो क्वालिटी क्या होता है कि क्वालिटी में जस्ट सिर्फ एक स्टैंडर्ड जो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है करंट वाला, वो सिर्फ अप्लाई करना नहीं होता है, बट ऑल्सो कि कॉस्ट के ऊपर भी हम ध्यान दें। आप डिसइंफेक्टेंट या फ्यूमिगेशन के लिए जो भी आप प्रोडक्ट डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं, वो आप कितने अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिएगा कि आपका मौसी या आपके जो क्लीनर है, हाउसकीपिंग जो है, उनको जो है फ्लोर साफ करना है। फ्लोर साफ करने के लिए आप जो डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं, मान लीजिएगा कि हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, अब आपका हाउसकीपिंग को पता ही नहीं है कि ये डिसइंफेक्टेंट जो है कितना पानी में उनको गिराना है, उनके पास कितना % का हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन है वो पता ही नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा भी कॉन्सेंट्रेट में डाइल्यूट करेंगे तभी भी कोई फायदा है ही नहीं, अगर आप कम में भी करेंगे तभी भी कोई फायदा है ही नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी चीज आप कर रहे हैं हॉस्पिटल में, इट शुड बी वर्थ डूइंग। कि ये हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आप कंटिन्यू करो। अच्छा, आई थिंक सो ये थोड़ा सा एक आप थोड़ा सा फॉलो करें। नंबर 2 जो है, हम लोगों ने देखा है कि न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर अधिकतर हॉस्पिटल के पास नहीं होता है, मे बी बिकॉज लाइक कि किसी को थोड़ा सा पता नहीं है कि न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, आई थिंक लाइक अराउंड 6-7 years बैक। तो ये थोड़ा सा है कि बच्चे के लिए भी एक थोड़ा सा एक जगह रहना है जहाँ पे आप उसको केयर दें, तो थोड़ा सा एक न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर होना बहुत जरूरी है। एक और चीजें है कि हम लोगों ने देखा है कि केस शीट में जो है, जो भी आपके स्टाफ, स्पेशली आपके नर्सेस जो भी करते हैं, वो केस शीट पे नहीं दिखते हैं। स्पेशली मैं एक और चीजें यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, वो है कि पोस्टनेटल केयर का डॉक्यूमेंटेशन अधिकतर हॉस्पिटल में हम लोगों को बहुत कम दिखते हैं। कि मान लीजिएगा कि हम लोग अगर पूछ भी लेते हैं कि आप डिलीवरी के बाद में माँ के पास जाके क्या क्या देखते हैं, वो लोग फटाफट से बोल देते हैं कि हम लोग ब्लीडिंग देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब एपिसिटोमी सब देखते हैं। तो जब हम पूछते हैं कि चलिए आपने कहाँ पे देखा है, हमको दिखाइए कहाँ पे डॉक्यूमेंट किया है, तो देन देयर इज नो दिस वन, कि उनके पास कोई दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दिस इज टू ऑल द डॉक्टर्स एंड द मैनेजर, कि एक प्रॉपर फॉर्मेट होना बहुत जरूरी है। और ये फॉर्म्स, इनको फॉर्म की तरह मत लीजिएगा, इनको चेकलिस्ट की तरह लीजिएगा, क्योंकि आफ्टर द डिलीवरी हमको देयर आर सर्टेन थिंग्स, हमको बहुत सारी चीजें देखना होता है। तो हम चाहते हैं कि लाइक वो सब कुछ देखें, सब देखें।
तो ऐसा ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन देख के आए और फिर वो सेकेंड डे का जो है हॉर्मोन्स जो काफ मसल टेंडरनेस देखना होता है वो नहीं देख के आए। तो एक एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि जो चीज करते हैं वो चीज हम लोग केस शीट पे हमको नहीं दिखते हैं। और एक और चीज है कि लेबर रूम का अच्छी तरह से क्लीनिंग, अभी हमने अभी जो बात की थी कि करेक्ट यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट, राइट वे ऑफ क्लीनिंग द लेबर रूम, तो वो सब चीजें हमको कहीं ना कहीं मिसिंग दिखते हैं। तो इनके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ओटी में भी वही है कि एंट्री प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं है। अगर हम कोई अभी आ जाते हैं तो पूछ लेंगे तो अगर हम आपका ओटी देख सकते हैं, तो एक जन आके नहीं दिखाते हैं, दे विल बी लाइक 10 जन आके हम लोग को साथ साथ में सब लोग अंदर घुस के आके दिखा रहे होते हैं। एरिया है, वहां पे हर कोई नहीं जा सकते, तो ये एक नहीं है। और कैप मास्क गाउन तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप गौर करें। ओटी में भी आपको न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर होना बहुत जरूरी है। सेम थिंग कि ओटी का भी जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो भी हमको कहीं ना कहीं लगता है कि मिसिंग है, थोड़ा अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। और इक्विपमेंट जो है, जितने भी सामान है, बॉयल्स अपैरेटस, बीपी अपैरेटस, जो भी थर्मोमीटर है, वो उनका जो है कैलिब्रेशन नहीं हुआ होता है, के ऊपर भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे क्लीनिंग के ऊपर, जो भी क्लीनिंग है लेबर रूम और ओटी का। एक चीज है कि जैसे आपका जो प्रोसीजर या जो भी खत्म हो जाता है, सबसे पहले तो आप अपना जो डिटर्जेंट से आप पहले उसको अपना जो है फ्लोर को क्लीन कर लीजिएगा, और या आपका जो ओटी टेबल या लेबर टेबल को आप डिटर्जेंट से साफ कीजिएगा। उसके बाद आप डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन से आप साफ कीजिएगा। लेकिन अभी आजकल क्या है कि अभी ये डिटर्जेंट और डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन जो है दोनों साथ में 2-in-1 करके भी आते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं, साथ में उसको क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद हमेशा याद रखिएगा, क्लीनिंग जो है वो क्लीन से अनक्लीन एरिया होना चाहिए। ऐसा है जहाँ पे आपका लेबर टेबल होता है, वहां पे आप जैसे आपने प्रोसीजर खत्म किया तो वो जगह बहुत गंदा होता है, लेकिन वो जो आपका लेबर रूम का जो है वो कॉर्नर जो है, ओटी का जो कॉर्नर है वो क्लीन होता है। तो इसीलिए आपको जब साफ करते हैं तो कॉर्नर से पहले साफ कीजिएगा, उसके बाद बीच में आके जो जहाँ पे गंदा है, प्रोसीजर जहाँ पे खत्म किया वहां पे आप पहले वहां पे खत्म कीजिएगा, सॉरी वहां पे आप क्लीनिंग कीजिए। सो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो होगा क्लीन टू अनक्लीन। एक और उसके बाद एसीज के जो है वो एसी का जितना भी ग्रिल्स है वो बार बार आप जितना हो सके आप साफ करें। एसी का जो अगर आपका सर्विसिंग है उनको डिपेंडिंग ऑन कि कैसा वाला एसीज है और कितना कितना महीने में आपको सर्विसिंग के लिए बुलाना है वो भी कर लीजिएगा। लेकिन एसी का जो ग्रिल्स है जो है वो थोड़ा सा हमेशा क्लीन करे एवरी टाइम। उसके बाद आपका टॉयलेट जो है वो दिन में 3 बार तो करना ही करना है, साथ साथ में एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कि आपको लग रहा है गंदा है तो आपको क्लीन करना है। फ्यूमिगेशन के बारे में, लेबर रूम महीने में एक बार, कम से कम आपको महीने में एक बार फ्यूमिगेट करना चाहिए। अधिकतर हॉस्पिटल में फ्यूमिगेट बिल्कुल नहीं होता है लेबर रूम में, अगर आप तो एटलीस्ट महीने में एक बार, ओटी में हफ्ते में एक बार, और या तो अगर कोई इन्फेक्टेड केस आपने आज उनका प्रोसीजर किया है या कुछ भी किया है, तब आपको जाके परफ्यूम साफ करके फ्यूमिगेट करना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर से दोहरा रहे हैं, ये है फॉर्मेलिन आप यूज बिल्कुल ना करें। एक और चीजें हैं हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं जो हम लोगों ने बहुत बार देखा है। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है चिटल फॉसेप्स। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 जगह पे है, मैंने फोटो खींच के रखा है। आप लोग का जो अधिकतर हॉस्पिटल में हम देखे हैं कि सैवलॉन का बॉटल में डाल के रखा होता है चिटल फॉसेप्स। इसमें कोई खराब नहीं है, देयर इज नो नथिंग रॉन्ग हियर। लेकिन हम लोगों ने कई बार देखा है कि आप लोग एक बार डाल दिए हैं तो मैंने वहां पे चला के रख दिया है, आपका जो ऑरेंज कलर का सोल्यूशन जो है वो व्हाइट हो गया होता है। तो ये जो है बहुत बहुत
आई थिंक डेंजरस है। ये इसी से ही आपका चिटल, आप इतना ऑटोक्लेव किया होता हुआ बॉक्स जो है वो ड्रम जो है उतना किया होता है आपका, इतना आपने जो लेबर रूम डिलीवरी का जितना भी सामान आपने किया, और उसी चिटल फॉसेट जो बहुत इन्फेक्टेड और कंटेमिनेट हो गया है क्योंकि आपने वो चेंज ही नहीं किया है सोल्यूशन। तो इसके वजह से क्या हुआ कि आपने इतना लंबा चौड़ा ऑटोक्लेव किया, क्लीनिंग किया, डिसइंफेक्टेंट यूज करके क्लीनिंग किया, उसके बाद ऑटोक्लेव किया। ऑटोक्लेव करने के लिए आपको बिजली चाहिए या आपको गैस की जरूरत पड़े। तो इतना करने के बाद लास्ट एंड में आप वही चिटल फॉसेप्स यूज कर रहे हैं जो कंटामिनेटेड है, और उसी से आप उठा के आप फिर प्रोसीजर कर रहे हैं। तो फिर इतना करने का जो है वो आ गया, वो हो गया बैक टू स्क्वायर वन की कोई फायदा ही नहीं हुआ आपने इतना ये ऑटोक्लेव करने का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सैवलॉन को जो है सोल्यूशन आप यूज कर रहे हैं तो प्लीज चेंज कर लीजिएगा आफ्टर 3 days। लेकिन मैं ये चीज, एक और चीज है यहाँ पे, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी मैनेजर्स है, अगर आपको लगता है कि ये हो सकता है तो आप कर लीजिएगा। लेकिन बहुत ही अच्छा सोल्यूशन यही है कि जो नेक्स्ट वाला जो पिक्चर में आप देख लीजिएगा, वहां पे नीचे में एक बॉटल है और चिटल फॉसेप्स सिर्फ रखा है। ये आप डेली ऑटोक्लेव कीजिएगा और वहां पे ये रख दीजिएगा कि डेट लगा के रखिए। यहाँ पे डेट नहीं लिखा है, डेट रखिएगा कि आज का जो है 14 तारीख को हम लोगों ने ऑटोक्लेव किया। नेक्स्ट डे एवरी डे आपको ये जो है ऑटोक्लेव करते रहना है, आपको धोना है, उसके बाद ऑटोक्लेव करना है। तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सैवलॉन आपके लिए बहुत, अगर आप रख सकते हैं गुड, और एवरी 3 या 4 दिन के बाद में आप चेंज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। लेकिन मुझे लगता है इससे कितने जगह पे आप करेंगे, क्योंकि ये बहुत आप लोग के लिए बहुत महंगा हो जाएगा। सैवलॉन आप अगर चिटल फॉसेप्स आपका ओटी में भी होगा, लेबर रूम पे भी होगा, एग्जामिनेशन रूम पे भी होगा, तो सब जगह पे आप इतने खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप कर पाएंगे तो देन इट इज गुड, बट ये थोड़ा सा मुझे लगता है आप अगर आप सोच लीजिएगा कि कैसे करने से सही रहेगा। क्योंकि आपके मुझे इतना तो 100% श्योर है कि एवरी हॉस्पिटल में डेली ऑटोक्लेव कुछ ना कुछ चीजों का ऑटोक्लेव होते ही है। तो उसी दौरान इसको धो लीजिएगा। ये जो ग्लास का जो वो बॉटल है वो आप धो लीजिएगा, उसके बाद ड्राई करके साथ साथ में उनके ऑटोक्लेव में दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ में उनको भी ऑटोक्लेव कीजिएगा। और ये इवन आपको ये कॉटन का जो स्वैब है वो भी आपको थोड़ा सा साथ साथ में ही आपको ऑटोक्लेव करना है, इतना ज्यादा नहीं चाहिए। ये कॉटन रखने का जो कारण यही है कि थोड़ा उसको कुशन देने के लिए, सिर्फ ताकि वो नीचे जो है आवाज, मतलब उसको ग्लास को वो ना करे, ठक ठक करके उसको ना तोड़े, तो इसीलिए इसको कुशन की जगह जस्ट एक्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने ये थोड़ा देखा है हॉस्पिटल में, इसीलिए हम ये इसके ऊपर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इसके ऊपर जो गौर करें, टू ऑल द डॉक्टर्स एंड द मैनेजर। आई थिंक आफ्टर दैट आम्रपाली, हॉस्पिटल सेफ्टी, ओवर टू यू। थैंक यू दीदी। ओके, अभी हम एक केस स्टडी देखेंगे। आपको ये केस स्टडी में सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है, तो मैं पढ़ती हूँ, आप बता दीजिएगा कि ये सिचुएशन क्या है। तो एक मदर है, डिलीवरी हुआ है, उनको डिलीवरी होने के बाद आपने पोस्टमार्टम वार्ड में शिफ्ट किया है। मदर ने बेबी को दूध पिलाया और दूध पिलाते पिलाते बच्चा भी सो गया और मदर भी सो गई। थोड़ी देर बाद जैसे मदर की आंख खुली तो वो देखती है कि उसका बच्चा जो है उसके साइड में नहीं है। और जब वो वहां पे उनके जो रिलेटिव थे उसके उनको पूछती है कि बच्चा कहाँ है, तो वो बोलती है कि आपके रिलेटिव आए थे और वो इम्यूनाइजेशन के लिए ले गए बच्चे को। जब वो अपने रिलेटिव को पूछती है तो वो बोलती है, पता चलता है कि कोई भी रिलेटिव उसको मिलने के लिए नहीं आया है। तो आप ये केस स्टडी आपको समझ में आ गया कि सिचुएशन क्या है? कोई भी वॉलेंटियर आप बता सकते हैं क्या, या मैं रिपीट करूं? कोई बताना चाह रहा है कि ये सिचुएशन क्या है? ओके, ठीक है, हाँ बोलिए।
कोई बोलना चाह रहा है? झाले वार्डात झोपवलंय, बाळ नाही आहे, बाळ झोपले नंतर आई उठते, बाळ तिथं सिस्टर म्हणते, ही म्हणते की तुमच्या नातेवाईक आलते घेऊन गेले असते, नातेवाईक पण आलंच नाही, त्यावेळेस तुम्ही काय करणार? हाँ, पोझिशन मतलब बाळ नाही आहे, बाळ तिच्या साईडला झोपलेलं नाही आहे, तर हे सिच्युएशन काय आहे तुम्हाला कळलं काय हे? इंसिडेंट में जाएंगे। ओके, क्या? ओके, तो इसमें क्या हुआ, बेबी मिसिंग है ना? हाँ। तो इसलिए अभी आपका बेबी मिसिंग हो गया, वो मदर ने आपको सिस्टर को बोला कि सिस्टर मेरा बेबी नहीं है, तो बेबी मिसिंग है, इसके लिए आपका क्या रिस्पांस होना चाहिए? कंप्लेन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक बता दीजिए। ओके, ठीक है, मैं बताती हूँ। तो ये बेबी एब्डक्शन बोलते हैं, तो इसके लिए हमें जो रिस्पांस होता है, हमें कोड पिंग को जनरेट करना है। तो कोड पिंग को जब जनरेट करेंगे तो आपके हॉस्पिटल में एक सिस्टम होना चाहिए कोड का। तो बेबी मिसिंग है, इसका मतलब उसके लिए कोड पिंग जनरेट होगा। तो जब आप जनरेट करेंगे तो उस टाइम पे आपको 3 बार बोलना पड़ेगा कोड पिंग, कोड पिंग, कोड पिंग। तो उस टाइम पे जितना भी हमारे हॉस्पिटल स्टाफ है, सबको पता होना चाहिए कि कोड पिंग क्या है। तो कोड पिंग सबको पता है कि बेबी मिसिंग हो गया। तो ऐसे टाइम में आपका जो रिस्पॉन्स है वो है कि जो मेन गेट होता है हमारे हॉस्पिटल का, जो मेन गेट है, सबसे पहले उसको बंद करना है। उसके बाद हम है, सारे रूम को हमें चेक करना है, एवरी इंडिविजुअल को हमें चेक करना है अच्छे से। और जो भी अगर कोई बैग, इवन हमें बैग भी, अटेंडेंट बैग लेके जा रहा है तो बैग भी हमें चेक करना है, और उसके बाद हमें इन्फॉर्म करना है पुलिस को। तो ये हमारा रिस्पांस है। कभी ऐसा आपके हॉस्पिटल में कभी ऐसा इंसिडेंट होता है बेबी मिसिंग वाला, तो आपको ये सारी चीजें आपको करना है। आपको आपके हॉस्पिटल में कोड को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ये सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो हमारा हो गया कि इंसिडेंट हो गया है, तो हम उसके लिए हम क्या रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अभी हमें ये इंसिडेंट होने ही नहीं देना है हमारे हॉस्पिटल में। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये कोड का सिस्टम होना चाहिए। जब हम वो कोड हम जनरेट करते हैं तो वो हमारे सारे हॉस्पिटल स्टाफ को पता होना चाहिए कि कोड पिंग क्या है, कोड रेड क्या है। जब भी हम जनरेट करेंगे स्टाफ एकदम अवेयर हो जाएगा कि अच्छा कोड पिंग है, तो हमें हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन बैंड। पहले भी मैंने इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में बताया था कि हर बेबी को हमें आइडेंटिफिकेशन बैंड बांधना है, लगाना ही लगाना है। उसमें उसके बेबी, आप जो भी मदर का नाम है, ये वार्ड नंबर, रूम नंबर, ये उसमें लिखना है। उसके बाद आपके फैसिलिटी में सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए। और ऐसा कभी मतलब महीने में एक बार आपको ड्रिल करना चाहिए कि एक सिचुएशन क्रिएट कर दो कि बेबी मिसिंग हो गया, स्टाफ को बता दो और फिर वो ड्रिल कर दो। तो उसमें क्या प्रैक्टिस हो जाएगी कि कभी ऐसा सिचुएशन हुआ है तो हमें उसको कैसे मैनेज करना है। और जब भी आपको बेबी क्या करना है, हमेशा हेलो, आम्रपाली, आपका पीपीटी चला गया है, आपका हो गया है क्या लेक्चर? हाँ हाँ हो गया है सर मेरा। क्या किसी को कुछ डाउट है क्या? कोणाला काही प्रश्न आहे तर विचारा। मला बेबी रूमच्या क्लिनिंगच्या बाबतीत बोलायचं होतं। हाँ बोला मैडम। सुश्रुत हॉस्पिटल बेबी रूमचं क्लिनिंगचं। हाँ आम्रपाली, आम्रपाली बेबी रूम हाँ मतलब सर बोलिए सर। मॅडमचा एक प्रश्न आहे ते बघा परत। हॅलो, बोलिए मॅडम। मला बेबी रूम, मी सुश्रुत हॉस्पिटल मधनं बोलत आहे। बेबी रूमच्या क्लिनिंगच्या बाबतीत बोलायचं होतं। सेम सुश्रुत हॉस्पिटल, आप कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं अभी?
जो जो मतलब जो भी चीज आप यूज करने के लिए, मतलब साफ करने के लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं, सोल्यूशन कौन सा यूज कर रहे हैं आप? ब्लीचिंग पाउडर, सोल्यूशन वही हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन, या देखिए सबसे सादा पहले नॉर्मल हाँ सादा नॉर्मल वाटर से क्लीन करे, फिर स्टेरिलियम से थोड़ा एरिया पूरा क्लीन करते। अच्छा, एक चीज है कि ना स्टेरिलियम जो है थोड़ा ज्यादा वो नहीं होता है, स्ट्रांग नहीं होता है कि आपका वो बढ़िया से क्लीन करे, है ना। तो आपके पास अगर आप बहुत सारे हॉस्पिटल्स लोग ना बेसिलिसाइड यूज करते हैं, वो जो ब्लू कलर का डब्बा में आते हैं, थोड़ा 500 ml का या 1 लीटर का आते हैं, वो वाला भी आप यूज कर सकते हैं, या बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट है जो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप जरा इफेक्टिव वाला और बहुत ही अच्छा वाला है तो वो है या सोल्यूशन भी यूज करते, सोल्यूशन जो मिक्स किया हुआ है ना, वो हाँ, आप थोड़ा मिक्स सा किया वाला यूज करते, पर ऐसे रेगुलर यूज कर सकते उसको। हेलो, हाँ, रेगुलर यूज कर सकते उसको। यूज रेगुलर आप जो बच्चे जहाँ पे आप सुलाते हैं ना, जो कुशन जो है वो आप उसको उसी से आप साफ कर सकते हैं। नंबर 2, देखिए ये जो आपका जो रेडियंट वार्मर का जो बल्ब है ना, वो ऊपर का जो ट्यूब जो होता है वो बल्ब, वो आप स्टेरिलियम से साफ करना है। वो आपको जो है अल्कोहल 70% मतलब स्टेरिलियम से आपको साफ करना है। लेकिन जो कुशन जहाँ पे आप बच्चे लेटाते हैं वो आपको उसी से जी उसी से साफ करना है। और जितने भी बल्ब्स होता है, ओटी का भी वो जो ऊपर का जो सीलिंग का जो लाइट होता है, वो सब चीजें आपको स्टेरिलियम से साफ करना है। वो थोड़ा सा डिसइंफेक्टेंट से क्या हो जाता है ना कि वहां पे उस पे ना दाग रह जाता है, तो ना वो लाइट अच्छी तरह से नहीं आएंगे, तो आपको स्टेरिलियम से साफ करना है। जी 3, आपने जो है बेबी एरिया जो है बहुत अच्छा बताए हैं। जो एम्बू बैग जो आप यूज कर रहे हैं, उसका कप जो है, जो एम्बू बैग का जो 2 साइज का कप है, 0 और 1, ये सभी लोगों से हम बता रहे हैं, उसको भी क्लीन करना है। अधिकतर लोग क्लीन करते हैं स्टेरिलियम से, नहीं, आपको अच्छी तरह से डिटर्जेंट से, पानी से अच्छी तरह से ब्रश लगा के साफ करना है और उसको सुखा देना है। तो ये अलग सा पहले करते थे, ये स्टेरिलियम लगा के साफ करते थे, लेकिन अभी जो नया गाइडलाइंस आया है उससे क्या है कि हमको वो कप्स जो है पूरा डिटर्जेंट पानी से अच्छी तरह से बोल में डाल के दोनों, एक बच्चे का हो गया तो आपको धो देना, ठीक है ना। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और उसी के हिसाब से आप जो फ्लोर भी आपको उसी के हिसाब से आपको साफ करना है। आई थिंक सुश्रुत हॉस्पिटल आपने पोस्टर्स पूरा लगा दिया है, तो वहां पे देख लीजिएगा डिसइंफेक्टेंट अगर आपने ना ब्लीचिंग लगाना हो या हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन लगाना हो तो कितना % का कितना पानी में मिलाना है, बहुत बढ़िया से दिया है। जी मैम, आप एक बार हाँ जी मैम, थैंक यू। हाँ हम बात करते हैं आपसे। और कोई सवाल आपका है जी? आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो मैडम। जी पूछिए, बोलिए। मुझे लगता है आपका थोड़ा सा आवाज क्या मेरा जी मैम पूछिए। मुझे सुनाई नहीं दिया। इफ एट ऑल की somebody anyone who has heard। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, ओके। अगर आपका कोई अलग नहीं है तो हम लोग ना ये सेकंड क्वेश्चन जो है हम लोग आप लोगों के साथ बात करेंगे। वो है कि मान लीजिएगा कि ये एक दूसरा केस स्टडी है। मान लीजिएगा एक फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी का हम बोलते हैं फैसिलिटी ए, ठीक है, एक हॉस्पिटल है। तो उसमें जो है 50 बेडेड का हॉस्पिटल है और वो थोड़ा सा सुबह का जो टाइम होता है उसमें जो है अचानक से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हॉस्पिटल और वो पोस्टनेटल वार्ड पे ही एक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गया। तो अब मुझे बताइए कि आप लोग क्या क्या करेंगे।
आग लग गया आपके हॉस्पिटल में और वो लगा है आपके पोस्टनेटल वार्ड पे, तो मुझे बताएंगे कि आप क्या क्या करेंगे? कौन सा कोड जनरेट करेंगे? पेशेंट को फायर ब्रिगेड को फोन करना, बहुत बढ़िया, फायर बहुत ब्रिगेड को बढ़िया। फोन करना चाहिए। फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा बताया। फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे। बहुत बहुत इलेक्ट्रिसिटी अच्छा, बंद करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बंद करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिसिटी बंद करना चाहिए। हाँ, और कोई बताना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम है। सब पेशेंट को बाहर निकालना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सभी पेशेंट को बाहर निकालना चाहिए। तो हम इसी चीज को जो है कोड रेड को हम थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या क्या है करके। आम्रपाली नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। देख लीजिएगा, सबसे पहले तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आग लग गया है, तो एज अ स्टाफ, हॉस्पिटल का जो स्टाफ होने के नाते आप लोग डरना नहीं है। डू नॉट पैनिक। अगर आप ही डर जाएंगे तो फिर आप पेशेंट और पेशेंट का रिलेटिव्स लोग को आप उनको बचा नहीं पाएंगे, उनको संभाल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप खुद नहीं डरना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस मैंने बताया कि पोस्टनेटल केयर पे आग लगा है, तो पोस्टनेटल केयर में जो आग लगा है वहां पे जितने भी स्टाफ है, जितने भी पेशेंट है, सॉरी, जितने भी पेशेंट है उसको आप क्या करना है, हटा दो, उनको निकाल दो। उसके बाद आप क्या करना है, कोड रेड जनरेट करना है। तो कोड रेड आप कैसे जनरेट करेंगे? सबसे पहले आपको 3 बार, आप जब फोन लगाएंगे सबको बताएंगे कोड रेड, कोड रेड, कोड रेड, 3 बार बोलेंगे। उसके बाद कहाँ पे? फर्स्ट फ्लोर पोस्टनेटल केयर, तो पोस्टनेटल वार्ड। तो आप जैसे इतना 3 बताएंगे, कोड रेड, कोड रेड, कोड रेड, फर्स्ट फ्लोर पोस्टनेटल वार्ड पे, तो आपका स्टाफ को पता चलेगा कि अच्छा आग लगा है पोस्टनेटल केयर, पोस्टनेटल वार्ड पे फर्स्ट फ्लोर पे। तो जैसे होगा उसी के हिसाब से जितने भी नीचे में जितने भी पेशेंट जो बैठे हैं या ऊपर में जो बैठे हैं, जो जो पेशेंट चल सकता है उनको क्या करना है, उनको चल के आप क्या करेंगे, उसको इवैक्यूएट करेंगे, हटा देंगे। और उसके बाद जो जो नहीं चल सकते उसके लिए आपको अलग सा या तो स्ट्रेचर या तो व्हीलचेयर आप उसको लगाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा, ये अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है तो रेस जो है, मैंने पहले बताया कि रेस्क्यू करो, जो भी जो पोस्टनेटल वार्ड पे था उसको हटा दिया आपने, अलार्म लगा दिया। उसके बाद आपको कंटेन करना है आग को। पोस्टनेटल केयर का वार्ड जो है जैसे ही आपने खाली कर दिया उसको पूरा, अगर आपको लगता है वो आग से आप एक्सटिंग्विशर से कम कर सकते कर दीजिए, लेकिन आग बहुत बड़ा है तो उसको क्या करना है, आप पूरा बंद कर देना है। ऐसा खिड़की, विंडो, वेंटिलेशन सब बंद कर देना है। ये ध्यान रखिएगा, आग जब लगता है तो आग की जगह पे खोलना नहीं है। अगर आप खोल देंगे तो ऑक्सीजन की वजह से आग और बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आप उस जगह को बंद करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे, तो ये जो आग भी बड़ा नहीं होगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सटिंग्विशर यूज कीजिएगा। अगर लगता है कि आग अब अगर आप आग एक्सटिंग्विशर से बंद यूज करके बंद कम हो सकता है या उसको बुझा सकते हैं, गुड। तो इसी के चलते आपको इस तरह से आपका जो है फायर का प्रोसेस होना चाहिए। सबसे पहले तो डू नॉट पैनिक। उसके बाद आप पेशेंट जो भी पोस्टनेटल पे था सब निकाल दीजिए, अलार्म लगा दीजिए कि सबको बताइए कि आग लग गया है। उसके बाद आप कंटेन कीजिए, जो जगह पे है वो बंद कर दीजिएगा। उसके बाद आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज कीजिएगा। अब आपका यहाँ पे आएगा फायर एक्सटिंग्विशर आप कैसे यूज करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने के लिए आपको पास ध्यान रखिएगा, पी से आएगा पुल। आपने देखा होगा कि वो जो ऊपर का जो पुल का जो पिन होता है वो आपको क्या करना है, उसको निकाल देना है। उसके बाद आपको एम करना है। एम कहाँ पे करना है, जहाँ पे आग का बेस हो, नीचे जो है, नीचे, ऊपर पे नहीं, नीचे पे आपको बेस, वहां पे आपको क्या करना है, एम करना है। उसके बाद आपको स्क्वीज करना है और स्वीप करना है। स्वीप मतलब राइट लेफ्ट, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे आप स्क्वीज करते रहें, आपको राइट लेफ्ट करके उसको आग बुझाना है। आग बुझाने का तरीका यही है, या एक्सटिंग्विशर यूज करने का तरीका यही है। नाउ यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि
आप सभी लोग का हॉस्पिटल का जो है नेक्स्ट टाइम हम लोग ये भी आपसे पूछेंगे कि आपके हॉस्पिटल में कितने प्रकार के एक्सटिंग्विशर हैं। सिर्फ एक ही प्रकार के नहीं होता है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। आपके हॉस्पिटल में जितने भी एक्सटिंग्विशर है उसका चेक कीजिएगा कि उसका कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं आ रहा है, फिर से भरने का समय तो नहीं आया, चेंज करने का समय तो नहीं आया। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा देखना है। और उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर जो है बहुत तरीके का होता है। एक जो है ड्राई पाउडर का होता है, एक फोम का होता है, फोम जैसा मतलब झाग जैसा होता है। एक जो होता है वो है CO2, जो है कार्बन डाइऑक्साइड की तरह होता है, जो आग बुझा देते हैं। तो आपके पास क्या है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उसी के हिसाब से आपका हॉस्पिटल में एटलीस्ट एक ड्रिल होना चाहिए कि आग लग गया तो आपको क्या क्या चीजें करना है। ये और चीजें याद रखिएगा। जो पेशेंट चल सकता है उसके लिए आप क्या करना है, उसको जो है आप एक स्टाफ उसको वैसे वाले पेशेंट को लाइन लगा के निकाल सकते हैं। जो पेशेंट को आपको कैरी करना है तो आप उसके साथ कैरी करके लेके जाना है, या तो स्ट्रेचर या आपका कंधों पे चढ़ा के लेके जा सकते हैं, या स्ट्रेचर यूज कर सकते हैं। और लेकिन अगर ऐसा पेशेंट हो जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उसको अगर स्ट्रेचर्स के नीचे भी ऑक्सीजन लगा के आप लेके जाना है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा ध्यान देते हुए, और कैश कार्ड जो है आपके जो मेडिसिन है वो भी आपके साथ साथ लेके जाइए। और उसके बाद बाहर जाके असेंबली पॉइंट पे, जहाँ पे होता है वहां पे अटेंडेंस लेना ना भूलें। कितना कितना पेशेंट सब आया है या नहीं आया है। कभी कभार क्या होता है कि टॉयलेट में है और हम लोगों को पता ही नहीं, और बंद करके चले आ गए। तो अटेंडेंस जो है, एक जगह पे बैठ के एक पेशेंट कितने लोग था, कितने लोग नहीं था, सब लोग आपको अटेंडेंस लेना। आप जितने स्टाफ लोग हैं वो सब निकले हैं कि नहीं निकले हैं, अटेंडेंस लेना, हेड काउंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आग में। और आग को थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा कि हॉस्पिटल में जब होता है, क्योंकि पेशेंट रहता है, आप भी रहते हैं, तो थोड़ा सा इसको किस तरह से आप वो करेंगे, तो मैनेज करेंगे अगर बाय चांस हो गया तो। इसीलिए आपको थोड़ा ड्रिल्स या समझना बहुत जरूरी है। और एक और चीजें है कि हर एक एक्सटिंग्विशर किसी भी एक्सटिंग्विशर में नहीं लगा सकते हैं, तो ये थोड़ा किसी भी प्रकार के आग में नहीं लगा सकते हैं, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमको जानना है। और जैसे कि अभी एक और सर ने बताया बहुत अच्छी तरह से, आग शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसको पकड़ लिया तो आपको मेन स्विच ऑफ कर दीजिएगा, और उसी के हिसाब से आप आग को बुझाने का प्रोसेस स्टार्ट कीजिएगा, जैसे कि रेस एंड पास। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिवेंशन के ऊपर। प्रिवेंशन में हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके पास हॉस्पिटल में किचन है या छोटा सा पैंट्री है जहाँ पे आप चाय वगैरह बना लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि वो जो गैस का जो है सिलेंडर जो है वो हमेशा बंद किया हुआ हो। मैच स्टिक्स है जो इधर उधर ऐसा ही नहीं रखा हो, या आपने चाय बना के ऐसे छोड़ के चले गए हैं, ये ना हो। और आपका जो है हमेशा आपका सेफ्टी इंचार्ज को जो है उनका काम ही बनता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो है जो भी आउटलेट्स है और उसके बाद वायर्स है वो सब बढ़िया से इंटैक्ट है और अच्छा है, कंडीशन पे है। अगर नहीं है तो चेंज करना है आपको। और स्मोकिंग का जो है हॉस्पिटल में स्मोकिंग प्रोहिबिटेड रखना है, उसका जो है साइन हर जगह पे लगा दीजिएगा कि ताकि पेशेंट या पेशेंट पार्टी को पता चले। और उसके बाद हर एक हॉस्पिटल का ये जिम्मेवारी बनते हैं कि आप अपना स्टाफ को कोड रेड के ऊपर ट्रेन कराएं, और स्पेशली लाइक कैसे उसको ऑपरेट करेंगे, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर, ये सब चीजें आपको देखना है। और हम उसके बाद हम थोड़ा सा नेक्स्ट सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो इंचार्ज है उनको हम ये थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि अगर आपके हॉस्पिटल में अगर सेफ्टी का इंचार्ज नहीं है तो कोई भी बना दीजिएगा सेफ्टी का इंचार्ज, जहाँ पे इनका जो काम जो रहता है वो है पूरा फिजिकल सेफ्टी जो है वो इंश्योर करें, हॉस्पिटल का अंदर बाहर पूरा इंश्योर करे कि सब कुछ ठीक है, कहीं कुछ विंडो टूटा हुआ नहीं है, कहीं शीशा टूटा हुआ नहीं है, या टैप खुला टूटा हुआ तो नहीं है, या जहाँ पे रैंप है वो अच्छा नहीं है, या स्टेयर्स पे कुछ अच्छा, ये सब चीजें इलेक्ट्रिसिटी का वर्क देखना है।
सब कुछ उनका देखना है कि लाइक अंदर से बाहर सब कुछ हॉस्पिटल का पूरा चेक करना है कि कहीं सेफ्टी इशू जो पेशेंट सिर्फ नहीं स्टाफ को भी कहीं प्रॉब्लम ना हो, ताकि इसीलिए आपके पास एक सेफ्टी इंचार्ज होना एक रहना बहुत जरूरी है ताकि वो चेक करें। अब वो चेक करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो आप महीने में 2 बार भी कर सकते हैं या 6 महीने में 1 बार या 3 महीने में 1 बार भी आप कर सकते हैं। एक और चीजें हैं कि थोड़ा सा विजिटर को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें, हॉस्पिटल में रिस्ट्रिक्शन करके रखिए। ऐसा ये एक और चीज है यहाँ पे थोड़ा सा सभी से हम कहना चाहते हैं कि कभी कभार जो है आफ्टर द डिलीवरी बहुत सारे रिलेटिव्स लोग देखने के लिए आ जाते हैं, तो कभी कभार जो है इतना ज्यादा रिलेटिव्स आ जाते हैं कि लाइक वो बेड ही भरा हुआ है। तो इसके चलते चलते ये कभी हो जाते हैं, या समटाइम्स कि इन लोगों को बताना भी होता है कि लाइक जितना ज्यादा लोग हॉस्पिटल में आएंगे उतना ज्यादा इन्फेक्शन का चांसेस रहता है। तो रिस्ट्रिक्शन जो है विजिटर रिस्ट्रिक्शन थोड़ा कम कीजिएगा, और उसके लिए आप मे बी सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी कैमरा रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और चीज है लास्ट में हम लोग ये जो छोटा सा एक रखा है कि फैसिलिटी इंस्पेक्शन का राउंड जो है ये जो है वो एक सेफ्टी इंचार्ज वाले लोग देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीजें देखना है। सिविल वर्क कि हॉस्पिटल का जो जितना भी अंदर बाहर जो भी दरवाजा है या जो भी विंडो जो भी है और स्टेयर्स जो भी है वार्ड है वो सब चीज सही है या मतलब अच्छी तरह से एक अच्छा कंडीशन पे है या नहीं। इलेक्ट्रिक वर्क जो है वो भी अच्छा कंडीशन पे है। साइनेजेस एंड डिस्प्ले जो आपने लगवाया है कहीं वो निकल गया हो या अच्छा नहीं दिख रहा है, उसको चेंज करने की जरूरत है। ये सब चीजें उनका काम बनता है वो देखिए। सेफ्टी इक्विपमेंट जो भी आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर है वो सब कुछ कहीं एक्सपायर तो नहीं हुआ, सब चीज सलामत है, या कहीं ये उनको रिफिल करना है, तो ये सब चीजें भी आपको देखना बहुत जरूरी है। पेशेंट का एमिनिटीज वहां पे जाके आपको पेशेंट का जो बेड पे जाके आपको पता चलेगा कि पेशेंट का बेड जो है वो सही है कि नहीं है, कहीं उनका जो बेड का जो है कुछ टूटा हुआ या मैट्रेस फटा हुआ या बेड का जो मैट्रेस का जो सामने बेड के सामने जो टेबल रहता है बच्चे पेशेंट का वो अच्छा नहीं है, कुछ टूटा हुआ है, तो उसको आप फिर से मेंड करें। तो वो चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। और स्टाफ रिलेटेड स्टाफ का कोई कंप्लेंट है कि यहाँ पे ठीक नहीं है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सब चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है इन अ हॉस्पिटल। तो ये रहता है एक छोटा ये एक सेफ्टी इंचार्ज का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लोग का यहीं तक ही है आज का। ओवर टू यू आकाश, लाइक इफ एनी अगर आप लोग का कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिएगा। आकाश। थैंक यू वेरी मच। आप स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। Thank you all for joining us today. It was a pleasure listening to आम्रपाली and Rinzing. माफी चाहते हैं कि बीच में थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हुआ। ये सेशन हमने रिकॉर्ड किया है, इसको हम YouTube पे अपलोड करेंगे। अभी मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। आपको आज का सेशन कैसा लगा उसका फीडबैक हमें जरूर दीजिए। एंड हमारा अगला सेशन 21 अगस्त को होगा और उसके लिए आपको इनविटेशन। Thank you very much. Thank you. Take care.